एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है एम्पिरिकल फार्मूला, उसके बाद मोलैलिटी और मोलैरिटी से न्यूमेरिकल और सिग्निफिकेंट फिगर यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 16 पे गिवन है। दैट इज अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। व्हाट आर एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला इफ गिवन मास ऑफ द कंपाउंड इज 98.96 ग्राम्स। हमारे पास इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला, और उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोलिकुलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। देखिए, आप जानते होंगे कि अगर कोई आपके आस पड़ोस में मकान बनवाता है, सबसे पहले करता क्या है, वो उस मकान का नक्शा तैयार करता है। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में अगर हमें किसी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला देना है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक प्रकार से नक्शे की तरह है, किसके लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स गिवन हैं जो हैं हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, वो परसेंटेज में गिवन है। हम सबसे पहले इस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स में। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होएगा इस क्वेश्चन को करने का वो होएगा कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट इनटू ग्राम्स। तो ये समझने के लिए आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई 100 मार्क्स का पेपर था और 100 में से आपने 85% मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। तो आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे 100 में से, वो होंगे कितने होंगे, वो आसान है। मैंने बोला कि आपने 85% मार्क्स ऑब्टेन करे हैं कितने में से, 100 में से। तो कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे होंगे, 85 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, 85। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास ये जो कंपाउंड गिवन है उसमें हमारे पास 4.07% हाइड्रोजन गिवन है, 24.27% कार्बन गिवन है और 71.65% क्लोरीन गिवन है। हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास जो एक कंपाउंड है वो टोटल 100 ग्राम है और 100 ग्राम का कुछ हिस्सा मेरे पास 4.07% है, कुछ मेरे पास 24.27% है और कुछ मेरे पास 71.65% है। आप जब इस सब का टोटल करोगे आपके पास 100% ही बनेगा। समझ रहे हो बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो एक प्रकार से ये मेरे पास 100 ग्राम में से गिवन है, तो 100 ग्राम का 4.07% कितना होएगा, ऑब्वियसली बात है मेरे पास वो होएगा 4.07 ग्राम्स। ठीक है, या फिर मैथमेटिकली हम इसको कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन मेरे पास गिवन है 4.07%, 4.07% को मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे पास क्या आ जाएगा, 4.07 ग्राम्स, जो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होएगा, 4 ग्राम के, है ना। अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 4 ग्राम के। उसी प्रकार मेरे पास कार्बन कितना गिवन है, 24.27%। इसको भी हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100। मेरे पास कितना आ जाएगा, 24.27। अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 24 ग्राम्स के। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मेरे पास क्लोरीन कितना गिवन है, 71.65%। इसके लिए मैं सेम टू सेम यही चीज़ करूँगा कि 71.65 को मैं डिवाइड करूँगा 100 से और मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 100 से। मेरे पास कितना आ जाएगा, 71.65 ग्राम्स। ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 71 ग्राम्स के। हमने अप्रोक्सीमेटली इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम आगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, तो मेरे को जब रेशो निकालूंगा तो थोड़ी बहुत ईजी रहेगी इसके लिए, इसलिए मैंने पॉइंट वाली चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो सेकंड स्टेप हमारे पास होता है इसमें, स्टेप सेकंड मेरे पास होएगा कन्वर्जन ऑफ दीज ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स। कन्वर्ट इनटू नंबर मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। मेरे पास ये जो मास गिवन आया है 4 ग्राम, 24 ग्राम और 71 ग्राम, हमें इन ईच एलिमेंट के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, इज इक्वल्स टू होता है गिवन मास
बाय में मोलिकुलर मास, गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं हाइड्रोजन के। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास बाय में मोलर मास। तो हमें हाइड्रोजन में कितना मास गिवन है 4 ग्राम, डिवाइड बाय कितना होता है हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1। वैसे मेरे पास हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 1.008 ग्राम्स, पर हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 1 यूज़ करते हैं। तो 1 को 4 से डिवाइड करके मेरे पास कितना आंसर आएगा 4। तो मेरे पास हाइड्रोजन के कितने मोल निकल गए 4। उसी प्रकार मैं फाइंड आउट करूंगा नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के। कार्बन का मेरे पास गिवन मास कितना था 24, और एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन का 12। तो 12 डिवाइड बाई 24 मेरे पास कितना आ जाएगा 2। सेम टू सेम मैं फाइंड आउट करूंगा नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन के। क्लोरीन का मेरे पास कितना गिवन मास था 71, और एक्चुअल में क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 35.5 ग्राम। इसको डिवाइड करूंगा मेरे पास कितना आएगा 2। हमने अब तक 2 स्टेप करे। स्टेप थर्ड मेरे पास होएगा डिवाइड द मोल वैल्यू obtained by smallest number। मेरे पास ये नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं हम क्या करेंगे इनको डिवाइड कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। अब इनमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, ऑब्वियस ही बात है 2। तो मैं क्या करूँगा इन सबको किससे डिवाइड कर दूंगा 2 से। दैट इज़ 4 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2। ये 4 मेरे पास किसके थे हाइड्रोजन के, 2 मेरे पास किसके थे कार्बन के, ये मेरे पास किसके थे 2 क्लोरीन के। इसको मैं डिवाइड करूँगा मेरे पास क्या आएगा 2, 1 और 1। इसका मतलब मेरे पास हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन कितने रेशो में प्रेजेंट है 2:1:1 में। ठीक है, तो इस जो मेरे पास ये नंबर ऑब्टेन्ड हुए हम क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ईच एलिमेंट को। जैसे मेरे पास ये किसके एलिमेंट किसके मेरे पास ये ऑब्टेन्ड हुए हैं हाइड्रोजन के, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 2, कार्बन मेरे पास कितना आ जाएगा 1, और क्लोरीन मेरे पास कितना आएगा 1। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इंपीरिकल फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा CH2Cl। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया इसका इंपीरिकल फॉर्मूला जो मेरे पास बन के आया CH2Cl। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या फाइंड आउट करेंगे हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने से पहले हमें एक स्टेप करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके इंपीरिकल मास से। हम क्या करेंगे डिवाइड गिवन मास ऑफ द कंपाउंड by empirical mass। मेरे पास कितना गिवन मास है कंपाउंड का 98.96। ठीक है, और मेरे पास इंपीरिकल मास कितना निकल के आएगा इसका, आपको आता होगा मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना। देखिए कार्बन मेरे पास कितना है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, प्लस में हाइड्रोजन कितना होता है 1, पर मेरे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2, प्लस में क्लोरीन कितना हो जाएगा 17.5। मेरे पास से कितना निकल के आएगा
49.5 के बराबर। ठीक है, मतलब मैं इस 98.96 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 49.5 से। ठीक है, अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली निकल के आ गया 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पर मेरे को पॉइंट के बाद से कोई मतलब नहीं, मेरे पास जो निकल के आ गया है वो पॉइंट से पहले वाला जो चीज़ है मेरे को उससे मतलब है। मेरे पास जो चीज़ निकल के आई है 2, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एम्पेरिकल फार्मूला से। मेरे पास क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला। तो मेरे पास मोलिकुलर फार्मूला किसके बराबर आ गया, मोलिकुलर फार्मूला किसके बराबर आ गया, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला से, तो मेरे पास कार्बन के कितने हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 4, और क्लोरीन के मेरे पास कितने हो जाएंगे 2। तो मेरे पास मोलिकुलर फार्मूला आ गया कंपाउंड का C2H4Cl2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास इस चैप्टर का वो है मोलैरिटी और मोलैलिटी। देखिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि मेरे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता क्या है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि मेरे पास जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के साथ मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, मेरे पास जो सोल्यूट होता है वो किसके साथ मिलकर, सॉल्वेंट के साथ मिलकर मेरे पास क्या बनाता है, सॉल्यूशन। और एक बात और ध्यान कीजिए, जो मेरे पास सोल्यूट होता है वो हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होएगा। ठीक है, ये मेरे पास किस में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में, और सॉल्वेंट हमेशा मेरे पास मोर अमाउंट में प्रेजेंट होएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर हमें क्या देंगे, सॉल्यूशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है, जैसे आप घर पे मीठा पानी बनाते हो। ठीक है, तो क्या करते हो आप, चीनी को पानी में मिला लेते हो और हमारे पास क्या तैयार हो जाता है, मीठे पानी का सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो चीनी है वो क्या है, एक प्रकार से सोल्यूट। जो मेरे पास पानी है वो किस प्रकार काम करता है, सॉल्वेंट का। और मेरे पास जो मीठा पानी बन के तैयार होता है वो क्या बनता है हमारे पास, सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब जो सोल्यूट है वो मेरे पास हमेशा लेस में अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। आप ये भी समझ लीजिए, जैसे अगर मेरे पास सोल्यूट ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो सॉल्यूशन मेरे पास बनेगा ही नहीं। सपोज कर लीजिए आपके पास 1 किलो चीनी है। ठीक है, आप 1 किलो चीनी में 2 मिलीलीटर क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो। मेरे पास 1 किलो चीनी क्या है यहाँ पे, सोल्यूट, और 2 मिलीलीटर पानी मेरे पास यहाँ क्या है, सॉल्वेंट। क्या आप इनसे सॉल्यूशन बना सकोगे, नहीं ना, सॉल्यूशन तो बनेगा ही नहीं। मतलब सॉल्यूट मेरे पास होता है जो हम चीज़ मिलाते हैं किसी तरल पदार्थ में। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और दोनों मिलकर हमें क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। और सोल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, चीनी को हम किससे मिलाएंगे, पानी में। मिलकर जो तैयार होएगा उसको हम क्या कहेंगे, मीठे पानी का सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हमारे पास ये दोनों टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, इनकी डेफिनेशन वगैरह, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो पेपर में आते ही आते हैं। तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में एनसीईआरटी की बुक में हमारे पास एक मोलैरिटी का न्यूमेरिकल गिवन है, जो कि है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, मोलैरिटी। तो जो हमें फाइंड आउट करनी है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट, हमें ये मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता होनी चाहिए किसमें, लीटर में। तो हमारे पास क्वेश्चन में फ़िलहाल गिवन क्या है, हमारे पास गिवन मास है NaOH का। तो जो जो हमारे पास गिवन वो लिख लेते हैं, गिवन मास ऑफ NaOH, जो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, सोल्यूट कितना है 4 ग्राम। और हमारे पास वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन की, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है हमारे पास, 250 मिलीलीटर।
हम इस 250 मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, क्योंकि हमको पता है कि मोलैरिटी फाइंड आउट करने के हमारे पास जो वॉल्यूम होती है वो किस में होनी चाहिए, लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 250 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 250 को किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। मेरे पास इसको सोल्व करके आएगा 0.25 लीटर। मेरे पास क्या आएगा, 0.25 लीटर। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम है वो मेरे पास लीटर में तो आ गई, लेकिन हमको अभी तक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं पता, या फिर मैं क्या कहता हूँ कि मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं पता। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास, गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास। तो हमें इस क्वेश्चन में कितना गिवन है मास, कितना है 4 ग्राम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है, फाइंड आउट कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम का मेरे पास होएगा, सोडियम का मेरे पास होता है 23, ऑक्सीजन का मेरे पास होता है 16, और हाइड्रोजन का मेरे पास कितना होता है 1। हम इनका सम करेंगे, मेरे पास आएगा 40। इसका मतलब मेरे पास जो मोलिकुलर मास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो होता है 40 ग्राम। इसको डिवाइड करूँगा, मेरे पास आएगा 1/10 और 0.1 मोल। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.1 मोल। ठीक है, अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, मेरे पास वॉल्यूम आ गई, बस हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास है था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 0.1, और मेरे पास वॉल्यूम कितनी आई है लीटर में, 0.25। यहाँ मेंशन कर देते हैं हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मोलैरिटी। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मोलैरिटी। जब हम इसको सोल्व करेंगे मेरे पास आंसर आएगा इसका 0.4। मेरे पास क्या आंसर आएगा इसका 0.4, और इसकी यूनिट क्या बनेगी। अब देखिए ऊपर मेरे पास क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स की यूनिट क्या मेरे पास होती है, मोल, और नीचे मेरे पास क्या था, वॉल्यूम थी किस में, लीटर में, तो इसकी यूनिट भी क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। समझ रहे हो। हमारे पास जो अगला न्यूमेरिकल गिवन है एनसीईआरटी की बुक में वो मोलैलिटी बेस्ड है, मतलब हम इस न्यूमेरिकल में क्या फाइंड आउट करेंगे, मोलैलिटी। तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहली बात, ये कैपिटल M है, तो कैपिटल M किसको डिनोट करता है, मोलैरिटी को। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, मेरे पास हम मोलैरिटी किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, और मोलैलिटी किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। मोलैरिटी मेरे पास किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वही मेरे पास जो मोलैलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मैंने आपको सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। चलो हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलो हम फिर अब से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें स्टेटमेंट में गिवन है मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन की जो हमारे पास है 3, और हमें क्या गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन दे रखी है 1.25 ग्राम। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, मोलैलिटी। तो हम सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैलिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, मोलैरिटी। हमें क्या गिवन है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का भी फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। मोलैरिटी मेरे पास किसके बराबर होएगी, मोलैरिटी मेरे पास होती है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हमें कितनी गिवन है मोलैरिटी, हम लिखेंगे गिवन मोलैरिटी कितनी है हमारे पास 3 मोलर। मेरे पास कितनी मोलैरिटी गिवन है 3 मोलर। तो मैं यहाँ मोलैरिटी की जगह क्या मेंशन कर सकता हूँ 3। तो 3 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके। 3 मेरे पास इसके बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के। ठीक है, तो हम मेंशन करेंगे 4। हम सपोज कर लेते हैं मेरे पास जो सॉल्यूशन गिवन है वो मेरे पास 1 लीटर है। मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास कितना है 1 लीटर। तो हम लिखेंगे 4 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो हमने सपोज क्या कर लिया, मेरे पास जो वॉल्यूम है गिवन सॉल्यूशन की वो कितनी है 1 लीटर। तो मैं 1 कहाँ मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूँगा 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, मेरे पास कितनी ले ली मैंने वॉल्यूम 1। ठीक है, तो मैं कितना मेंशन कर दूंगा यहाँ पर 1। अब आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय में मोलर मास। तो मैं क्या लिखूंगा 3 इज इक्वल्स टू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है मोलिक्यूलर मास, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या चल रहा है 1। आप मेंशन भी कर सकते हो और अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है। अब हमारे पास सोल्यूट है क्या सोडियम क्लोराइड, तो ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं, हम बात किसी कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड। तो मोलिक्यूलर मास मेरे पास कितना है, किसका पूछा हुआ है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का। अब हमारे पास क्वेश्चन में सोल्यूट के मोलिक्यूलर मास के बारे में गिवन नहीं है, पर हमारे पास एक्चुअली हमारे पास इस क्वेश्चन में NaCl का मास नहीं दे रखा। तो हम क्या एक्सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास जो मास ऑफ सोल्यूट है वो कितना है x। तो मैंने मेंशन कर लिया 3 इज इक्वल्स टू, मैंने कितना ले लिया NaCl का मास x, क्योंकि हमें गिवन है ही नहीं। और मोलिक्यूलर मास कितना होता है सोडियम क्लोराइड का, आप सभी को पता ही होगा कितना होता है 58.5। इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 58.5 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आ जाएगा 175.5 ग्राम्स। ये x मेरे पास क्या आया, x मेरे पास आया है मास ऑफ सोल्यूट, जो कि मेरे पास था क्या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मेरे पास क्या था सोडियम क्लोराइड। कितना आ गया मेरे पास सोल्यूट का मास 175.5 ग्राम। ठीक है, तो हमने सोल्यूट का मास फाइंड आउट कर लिया, जो मेरे पास कितना निकल कर आया 175.5 ग्राम। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में और क्या गिवन था, हमारे पास गिवन थी डेंसिटी। हमारे पास क्या गिवन थी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है वैसे, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही होता है ना मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब हमने कितनी वॉल्यूम सपोज की हुई है सॉल्यूशन की 1 लीटर, कितनी सपोज करी हुई है 1 लीटर। हम क्या कह सकते हैं, हमने कितनी सपोज करी हुई है 1 लीटर। और हमें डेंसिटी कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, इतनी गिवन है ना हमारे पास डेंसिटी। ठीक है, किसके बराबर आएगी वो मास बाय वॉल्यूम के, मास बाय वॉल्यूम के। अब देखिए हमने कितनी वॉल्यूम कंसीडर करी हुई थी 1 लीटर, हमने कितनी कंसीडर करी हुई थी 1 लीटर, पर हमारे पास जो डेंसिटी है वो किस में है ग्राम मिलीलीटर इनवर्स में। इसका मतलब हमें लीटर से छोटी यूनिट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वॉल्यूम यहाँ लीटर में नहीं ले सकते, हम वॉल्यूम यहाँ किस में लेंगे
मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। कितने मिलीलीटर होते हैं हमारे पास? 1000। और ये मास किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जो हमारे पास जो डेंसिटी गिवन है वो किसकी गिवन है? हमारे पास ये डेंसिटी किसकी गिवन है? सॉल्यूशन की। किसकी गिवन है हमारे पास डेंसिटी? सॉल्यूशन की। तो ये मास किसका होएगा? सॉल्यूशन का। ये मास किसका है? सॉल्यूशन का। तो हम इसको मास को हमें गिवन नहीं है तो हम इसको ले लेंगे y। तो मेरे पास y किसके बराबर आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आ जाएगा 1250 ग्राम। ये मेरे पास आया क्या? y मेरे पास था क्या? y मेरे पास था वेयर y इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पास y क्या निकल के आ गया था? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको मास ऑफ सोल्यूट पता लग गया, मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया। क्या हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि हमको पता है जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। ये होता है ना, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। हम किसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं? सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का हमारे पास आया है 1250 और सोल्यूट का हमारे पास कितना आया था? 175.5। हमको सॉल्वेंट का निकालना है। सॉल्वेंट का हमारे पास आ जाएगा 1250 माइनस में 175.5। इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास आ जाएगा 1074.5 ग्राम। किसका मास आ गया मेरे पास? ये मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। वैसे हमने मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट क्यों किया? क्योंकि हमको फाइंड आउट क्या करनी है? हमें फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी। और मोलैलिटी का हमको पता है ना, फॉर्मूला होता है क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब मेरे को मास चाहिए किसका? सॉल्वेंट का। किसमें? केजी में। अभी हमने मास निकाल लिया किसका? सॉल्वेंट का, पर मेरे पास वो मास किस में आया? ग्राम्स में। तो हम उस ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में। ठीक है, हम किस में कन्वर्ट करेंगे उसको? केजी में। तो मेरे पास ये ग्राम्स में आया ना, तो हम इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 1000। हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 1000। इसको सोल्व करके मेरे पास आ जाएगा 1.074 kg। इतना ही आएगा ना मेरे पास। कितना आएगा इसको सोल्व करके? 1.074 kg। तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 1.074 kg। अब मेरे को सिर्फ फाइंड आउट क्या करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वैसे आपको वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मैं बताता हूँ कैसे। हमको गिवन क्या था वैसे क्वेश्चन में? मोलैरिटी। हमें गिवन क्या थी? मोलैरिटी। कितनी थी? 3 के बराबर। और मोलैरिटी होती किसके बराबर है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हमने सपोज कितना किया है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कितने लीटर है? 1 लीटर। तो मैं इसके जगह क्या मेंशन कर सकता हूँ? 1। कितने मेंशन कर सकता हूँ? 1। तो अगर मैं इसको 1 मेंशन करूँ और मेरे पास मोलैरिटी की वैल्यू है कितनी? 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, मैंने क्या बोला? मैंने वॉल्यूम कितनी कंसीडर करी हुई है सॉल्यूशन की? 1 लीटर। तो मैं डिवाइड बाय क्या कर दूंगा? 1। इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए? 3। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आ गए, मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। मेरे को बस फाइंड आउट क्या करनी रह गई है? मोलैरिटी। मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? तो मेरे पास मोलैलिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए? 3। और मेरे पास सॉल्वेंट का मास कितना आया यहाँ से सॉल्व करने के बाद? 1.074। इसको जब हम सॉल्व करेंगे मेरे पास आएगा 2.7। मेरे पास क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद? 2.7। तो मेरे पास ये क्या आएगी? मेरे पास ये निकल कर आ गई मोलैलिटी।
ठीक है, आप पीछे मेंशन कर सकते हो स्मॉल एम सिंबल किसका होता है, मोलैलिटी का। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। मैंने जितना भी एक्चुअली क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो मैंने क्वेश्चन कॉमन पाया है इसमें। तो हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी कि जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस। ठीक है, इसका मतलब डायमेंशनलेस किसके बराबर होएगा, m0 l0 t0 के। ठीक है, m0 l0 t0 के। मेरे को बताना है कि इन तीनों क्वांटिटीज़ में से डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है। ऑप्शन मेरे पास है मोलैरिटी, दूसरा है मेरे पास मोलैलिटी, और तीसरा है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। तीसरा मेरे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअली होएगा मोल फ्रैक्शन। वो होएगा कैसे, देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मेरे पास होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, मोल पर लीटर। या फिर मैं अगर डायमेंशन निकालूं मेरे पास कितने बनेंगे इसके डायमेंशन, अगर मैं निकालूँ जो तो ये डायमेंशनलेस नहीं होएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं किसकी बात करूं, मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी मेरे पास किसके बराबर होती है, मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जब मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा फिर इसकी यूनिट निकालूंगा मेरे पास आएगा मोल्स पर केजी। क्या आएगा मेरे पास, मोल्स पर केजी। मतलब ये मेरे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं होएगी। अब मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, देखिए डायमेंशनलेस प्रूव करने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं ये प्रूव कर दूं कि मेरे पास उसकी डायमेंशन ही जीरो है, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास m0 l0 या फिर क्या है t0 है। नहीं, अगर मेरे को ऐसे प्रूफ नहीं करना तो मेरे पास सेकंड मेथड ये है कि मैं उसको क्या प्रूफ कर दूं कि वो क्या है, यूनिटलेस है। तो यूनिटलेस कब होता है, जब ऊपर वाली चीज़ न्यूमिनेटर की चीज़ और डिनोमिनेटर की चीज़ क्या होएगी, सेम होएगी, या फिर जो न्यूमिनेटर की यूनिट होएगी वही मेरे पास क्या होएगी, डिनोमिनेटर की यूनिट होएगी। तो मोल फ्रैक्शन हम देख लेते हैं। तो सपोज करते हैं मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं ए और बी। कंपाउंड्स नहीं, आप इसको ले लो, दो सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। मैं इनको मिक्स करके क्या करूँगा, एक नए सॉल्यूशन का निर्माण करूँगा जो मेरे पास क्या होएगा, ए प्लस बी। ठीक है, पहले मेरे पास ये दोनों अलग थे, अब मैंने इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मेरे पास क्या बन गया आगे, ए प्लस बी। मैंने सपोज करा कि मेरे पास जो ए है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, Na, और मेरे पास बी कंपाउंड है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बी। तो इसमें मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, Na प्लस में Nb, है ना। मेरे पास कितने होंगे, Na प्लस में Nb। ये किसके होंगे, जो मेरे पास सॉल्यूशन बना है नया इन दोनों को मिक्स करने के बाद। वहीं अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मेरे पास इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, ठीक है, इस सॉल्यूशन में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने हैं, तो मैं इसको किससे फाइंड आउट करूँगा, मोल फ्रैक्शन से। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ ए की, तो मैं इसको डिनोट करूँगा एक्स ए से। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या है, Na प्लस में Nb। वहीं मैं अगर मोल फ्रैक्शन की बात करूँगा बी की, तो मेरे पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये डायमेंशनलेस कैसे है, तो ऊपर मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नीचे मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होएगी, मोल, ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, उसकी भी यूनिट क्या होएगी, मोल। मोल के साथ मोल कैंसिल, इसका मतलब मेरे पास क्या है, यूनिटलेस। ये मेरे पास क्या है, यूनिटलेस। और अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो क्या होगी, डायमेंशनलेस। वो क्या होएगी, डायमेंशनलेस। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच वन इज़ प्रेफर्ड। मतलब हम मोलैरिटी और मोलैलिटी में से किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम जानते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारे पास मोलैरिटी होती है वो किससे डील करती है, वॉल्यूम से। और हम सब जानते हैं कि जो मेरे पास वॉल्यूम होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मतलब
टेम्परेचर वेरिएशन के साथ वॉल्यूम भी हमारी क्या कर सकती है, चेंज। मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज कर सकती है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो मोलैरिटी है वो भी क्या करेगी, चेंज करेगी। आप जानते हैं ना कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। और वो इंक्रीज़ करने के कारण वॉल्यूम जो है हमारे पास वो एक्सपैंड कर जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के कारण हमारे पास वॉल्यूम क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। और वॉल्यूम एक्सपैंड करने के कारण हमारे पास जो मोलैरिटी है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाएगा। तो हमारे पास अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो हमारे पास जो मोलैरिटी है उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो हम लिखेंगे मोलैरिटी डील्स विद वॉल्यूम विच इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, और वॉल्यूम में चेंज इफ टेम्परेचर गेट चेंज्ड, वेयर एज मोलैरिटी इज गिवन बाय, हम जानते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो हमारे पास मोलैरिटी होती है वो किससे डील करती है, मास से। और जो हमारे पास मास होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसका टेम्परेचर के वेरिएशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो, हमारे पास जो मास है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब इसी के कारण हम क्या करते हैं, हम मोलैरिटी को प्रेफर करते हैं ओवर मोलैरिटी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, मोलैरिटी डील्स विद मास विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सो मोलैरिटी कैंट बी चेंज्ड बाय वेरिएशन इन टेम्परेचर, सो वी प्रेफर मोलैरिटी ओवर मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है वो है एम्पिरिकल फार्मूला किसका, ग्लूकोज का। हम जानते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो हम ये भी देखिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास होता है C6H12O6। हमें इस क्वेश्चन में ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। और आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ क्या रिलेशन होता है। मैंने बताया था ना, हमने क्या फाइंड आउट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, मैंने सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया था, उसके बाद मैंने एम्पिरिकल फार्मूला को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एटम्स ले लेंगे। जैसे इसमें मेरे पास कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। हमने लिख लिया 6:12:6। अब मैं इनमें से मेरे पास सबसे छोटा मेरे पास क्या है, 6 है, तो मैं क्या करूँगा, 6 से सबको डिवाइड कर दूंगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर ले, इनका रेशो, मतलब ये इंपेरिकल फार्मूला में किस प्रपोर्शन में प्रेजेंट है। तो मैं क्या, 6 के साथ 6 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 1, 6 के साथ 12 कट जाए, मेरे पास क्या बचेगा 2, 6 के साथ 6 कट जाए, मेरे पास क्या बचेगा 1। इसका मतलब इंपेरिकल फार्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में प्रेजेंट है। ठीक है, अभी 1 किसका आया, कार्बन का, मैंने यहाँ C लिख लिया। 2 किसका आया, हाइड्रोजन का, मैंने यहाँ H2 लिख लिया। 1 किसका आया, ऑक्सीजन का, मैंने यहाँ क्या लिख लिया, O। इसका मतलब मेरे पास जो इंपेरिकल फार्मूला बना ग्लूकोज का वो कितना बना, CH2O। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन है मेरे पास, विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड, 1 मोलर और 1 मोलर। तो हमें बताना है कि 1 मोलर और 1 मोलर में ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये मेरे पास मोलर है, मोलर का मतलब क्या है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। वहीं 1 मोलर का मतलब क्या है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अब मेरे पास यहाँ मोलैलिटी की वैल्यू 1 दे रखी है, किसकी वैल्यू, मोलैलिटी की वैल्यू। मोलैलिटी की वैल्यू 1 कब आई होगी, जब न्यूमिनेटर में 1 होगा और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही आई होगी ना, न्यूमिनेटर मेरे पास क्या होएगा 1, डिनोमिनेटर मेरे पास क्या होगा 1 होगा। 1 के साथ 1 कैंसिल होगा, तभी तो मेरे पास क्या आएगा 1। इसका मतलब 1 मोलर किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। वहीं जब हम बात करेंगे मोलर की, मोलर मेरे पास क्या होगा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अब हमारे पास क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि कंसनट्रेटेड कौन सा ज़्यादा है। ये समझने के लिए आप
एक एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक गिलास पानी है, वहीं आपके पास दूसरी जगह, तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बाल्टी में भी पानी लिया, बाल्टी में मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास 10 लीटर पानी है, वहीं गिलास छोटा है तो गिलास में मेरे पास मिलीलीटर में आएगा। तो मैंने सोचा कि गिलास में मेरे पास कितना पानी है, 1 मिलीलीटर। अब मैं क्या करूँगा, 1 चम्मच चीनी का गिलास के पानी में डालूंगा और वहीं मैं 1 चम्मच ही चीनी का किस में डालूंगा, बाल्टी के पानी में। मेरे पास यहाँ भी सॉल्यूशन तैयार होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो चीनी है वो एज अ सोल्यूट काम कर रही है, एज अ सोल्यूट, और जो मेरे पास पानी है वो एज अ क्या काम कर रही है, सोलवेंट। और जब सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है तो मेरे पास बनता क्या है, सॉल्यूशन। समझ रहे हो? मतलब मेरे पास यहाँ चीनी का सॉल्यूशन यहाँ भी बना और यहाँ भी बना। पर जब आप पानी पियोगे तो आपको चीनी का टेस्ट इसमें आएगा ना, एज़ कम्पेयर टू इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें बहुत ही कम आएगा। इसका मतलब ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन होगी, ये वाली चीज़, और मेरे पास ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन होगी, ये वाली, और इसमें मेरे पास चीनी कंसनट्रेशन क्या होगी, बहुत ही कम होगी। इस एग्जांपल से आप क्या समझे कि अगर मेरे पास सोल्यूट को डिज़ोल्व करें हम किस में, सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट के अमाउंट अगर मेरे पास क्या हो, कम हो, सॉल्वेंट के अमाउंट मेरे पास क्या हो, कम हो, तो मेरे पास कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? कंसनट्रेशन मेरे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिज़ोल्व करें ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, तो मेरे पास कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अब देखिए मोलल जो मेरे पास मोलैलिटी जो मेरे पास होती है वो किससे डील करती है, सॉल्वेंट से। वो सिर्फ किससे डील करती है, सॉल्वेंट से। इसका मतलब मेरे पास जो 1 मोल है सोल्यूट का वो किस में डिज़ोल्व हुआ, सॉल्वेंट में। ठीक है, किस में डिज़ोल्व हुआ, सॉल्वेंट में। सिर्फ किस में हुआ, सॉल्वेंट में। और जब ये डिज़ोल्व हो गया तो मेरे पास क्या बन गया, वो सॉल्यूशन। इसका मतलब मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो मोलैलिटी केस में वो क्या होगा, 1 लीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन मेरे पास क्या होगा, वो 1 लीटर से ज़्यादा होगा। वहीं जब हम बात करेंगे किसकी, मोलर की, मोलर मेरे पास किससे डील करती है, वॉल्यूम से, किससे डील करती है, सॉल्यूशन से। ठीक है, किससे डील करती है, सॉल्यूशन से। मेरे पास किससे डील करती है, सॉल्यूशन से। और सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो 1 मोल है सोल्यूट का वो लेस देन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, किसमें, मोलैरिटी में, किसमें, मोलैरिटी में। और मैंने आपको बताया कि मेरे पास जितनी अमाउंट कम होगी किसकी, सॉल्वेंट की, मेरे पास कंसंट्रेशन उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए हम एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, हम एग्ज़ाम्स में लिखेंगे 1 मोलर इज़ मोर कंसनट्रेटेड बिकॉज इन 1 मोलर 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन लेस देन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।